नमस्कार सभी को, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 3 जुलाई के करंट अफ़ेयर को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफ़ेयर के साथ, जहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को। आइए इसके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो सरकार चाहती है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया जाए, वहीं जनरेट किया जाए यूथ एम्प्लॉयमेंट को। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ को यहाँ ज़्यादा तवज्जो दिया गया है और साथ ही साथ ईपीएफओ बेस्ड सोशल सिक्योरिटी कवरेज को एक्सपैंड करना भी सरकार का मुख्य उद्देश्यों में से एक है। आपको बता दें कि इसका इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है अगस्त 1, 2025 से जुलाई 31, 2027 तक। यानी इन्हीं बीच में नौकरियों को जनरेट करने का जो टारगेट है, वो टारगेट है आपका 3.5 करोड़ का, यानी 35 मिलियन नया फॉर्मल जॉब्स क्रिएट करना। वहीं इसके बजट के एलोकेशन 1 लाख करोड़ का था। अगर सही आंकड़ों में देखें तो 99,446 करोड़। आइए जानते हैं कुछ और इस स्कीम के डिटेल के बारे में। बता दें कि स्कीम के स्ट्रक्चर्स 2 मेन कंपोनेंट्स में है। एक एम्प्लॉइज़ के लिए है जो पार्ट ए है, और एम्प्लॉयर के लिए पार्ट बी को कवर किया गया है। जो फर्स्ट टाइम जॉब सीकर्स हैं, उनको रजिस्टर्ड होना होगा ईपीएफओ से। बता दें आपको कि ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 मार्च 1952 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, 4 मार्च 1952 को। तो 4 मार्च 1952 से संबंधित आपसे सवाल पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर आपको पता होना चाहिए, मनसुख मंडाविया साहब हैं। तो मनसुख मंडाविया साहब का भी नाम अब आपको याद रखना होगा। आइए अब आपको बता दें इसके डिटेल के बारे में। तो अगर मंथली इनकम उनका 1 लाख या उससे कम होना चाहिए, तो उनको वेज सब्सिडी ₹15,000 का मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में। एक 6 महीने के बाद और एक 12 महीने के बाद, अगर वो कंटिन्यूअस रहते हैं एम्प्लॉयमेंट में तब। वहीं पार्ट बी की बात करें जो एम्प्लॉयर के लिए है, यानी जो नौकरी देने वाले हैं, उनको जो है नए एम्प्लॉयी को एटलीस्ट 6 मंथ तक उनको रिटेन करके रखना होगा, तब उनका इंसेंटिव अमाउंट 1,000 से ₹3,000 पर एम्प्लॉयी बनेगा पर मंथ 2 साल के लिए। तो ये थी जानकारी आपको इससे संबंधित जो पार्ट ए और पार्ट बी में थी। आइए बता दें कि इसके एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होंगे। तो जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज़ जो बेनिफिट होंगे, उनकी लगभग संख्या होगी 1.92 करोड़। वहीं टोटल नए जॉब 3.5 करोड़ जनरेट होंगे, और एडिशनल जो जॉब जनरेट होंगे एम्प्लॉयर इंसेंटिव के थ्रू, वो होंगे 2.6 करोड़। इसके की फीचर्स को अगर जान लें तो ये इंकरेज करेगा लॉन्ग टर्म फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को। वहीं डीबीटी वेज सब्सिडी को भी बढ़ावा मिलेगा। आपको बता दें कि जो भी पेमेंट आएगा वो डीबीटी के थ्रू ही आएगा, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू ही आएगा। अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी आपको बता दें कि आधार लिंक पेमेंट हो सकता है वो, वहीं पैन लिंक्ड अकाउंट भी हो सकता है। साथ ही साथ ये प्रमोट करेगा फाइनेंशियल लिटरेसी को भी, और इंसेंटिवाइज़ करेगा प्राइवेट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में हायर करने के लिए एम्प्लॉइज़ को। साथ ही साथ स्ट्रेंथन करेगा ईपीएफओ को और फॉर्मल जॉब इकोसिस्टम को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है आर-एन-डी यानी रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम, ताकि स्केल किया जा सके, यानी बढ़ाया जा सके रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को। बता दें आपको कि ये 1 जुलाई 2025 को किया गया है। वहीं इसका एम है प्रमोट करना प्राइवेट सेक्टर्स को आर-एन-डी इनोवेशंस में, स्ट्रेटेजिक एंड सनराइज सेक्टर्स के लिए। वहीं इसका टोटल कॉर्पस है 1 लाख करोड़ का। ये जो लॉन्ग टर्म फंडिंग की गई है वो लगभग 50 साल के लिए की गई है, जो कि एक इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन के रूप में होगा। वहीं ये इंक्लूड करेगा इक्विटी फंडिंग को भी, जो स्टार्टअप्स करेंगे उनके लिए। इसको इम्प्लीमेंट करने वाली 3 एजेंसी है, जिसको कि आपको नाम याद रखना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देगा कि कैसे काम करना है। वहीं नोडल एजेंसी होंगे इसके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसके मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। वहीं इसकी देखरेख यानी निगरानी का काम करेगा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। सनराइज डोमेन के लिए जो फोकस एरिया होगा वो होगा एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, बायोटेक, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस टेक, रोबोटिक्स, डिजिटल एग्रीकल्चर। फंडिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज के थ्रू होगा, यानी एनबीएफसीज और डीएफआईज के थ्रू। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के थ्रू। ये स्टार्टअप्स और इंडस्ट्रीज के लिए होगा। एनबीएफसीज के बारे में मैंने कुछ ही दिन पहले काफ़ी डिटेल में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को जाके देखिए। वहीं अगर इसके एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करें तो ये इनोवेशन को बूस्ट करने में मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएँगे आर-एन-डी में। वहीं इंडिजिनस टेक डेवलपमेंट होगा, यानी भारत में ही रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी स्ट्रेंथन होगी। वहीं अगर इसके पॉलिसी बैकग्राउंड की बात करें तो ये 2024-25 के बजट का पार्ट है, ताकि विकसित भारत 2047 को अचीव किया जा सके। आइए कुछ और जो कैबिनेट ने अप्रूव किया है उसको भी देख लेते हैं।
कैबिनेट ने अप्रूव किया है नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी को। इसका विज़न है इंडिया को ट्रांसफ़ॉर्म करना और स्पोर्टिंग नेशन बनाने में मदद करना, ताकि 2036 में भारत को ओलंपिक होस्ट करने का मौका मिल सके। बता दें आपको कि पॉलिसी फ़ोकस करेगा एक्सीलेंस को अचीव करने में, फ़ॉस्टर करेगा इकोनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज़ को और सोशल पार्टिसिपेशन को भी स्पोर्ट्स में बढ़ावा मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास पार्टिसिपेशन हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी सरकार को मिल सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पदक ओलंपिक में आएँ और भारत को भी ओलंपिक 2036 होस्ट करने का मौका मिल सके। साथ ही साथ कैबिनेट ने अप्रूव किया है 4 लेन परमकुड्डी रामानाथापुरम सेक्शन को, जो NH 87 है। आपसे पूछा जाएगा कि NH 87 को कहाँ से जोड़ती है, तो आपको पता होना चाहिए अब कि परमकुडी रामनाथपुरम को जोड़ता है ये। इसमें जो कॉस्ट आया है वो है 1853 करोड़ का। वहीं ये तमिलनाडु में है, ये भी आप याद रखेंगे। इससे रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, साथ ही साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगा मेजर रिलीजियस और इकोनॉमिक सेंटर्स के बीच में और टूरिज्म को बढ़ावा भी मिलेगा। तो ये थे कुछ न्यूज़ जो कैबिनेट ने अप्रूव किए थे। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो R&D से संबंधित है, आपको बता दें कि जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं जो R&D पे सबसे ज़्यादा खर्च करती हैं, उनमें से सबसे पहला है इज़राइल। आपको याद रखना है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अपने जीडीपी का R&D पर यूज़ करने वाला देश है इज़राइल, जो कि 6.3% करता है। वहीं दूसरा है आपको साउथ कोरिया। साउथ कोरिया दूसरे नंबर पर है और आप अमेरिका को सोच रहे होंगे तो अमेरिका 5वें नंबर पर है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो 3.4% अपने जीडीपी का यूज़ करता है। अगर आप भारत के दृष्टिकोण से देखेंगे तो भारत मात्र 0.64% यूज़ करता है। भारत अपने जीडीपी का सिर्फ 0.64% R&D पर यूज़ करता है। ये थी कुछ जानकारी जो आपके एग्ज़ाम्स में काम आ सकती है। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर दिल्ली ने बैन कर दिया है अब 1 जुलाई से ओल्ड व्हीकल्स के लिए। बता दें आपको कि डीज़ल व्हीकल जो 10 साल से पुरानी है और पेट्रोल व्हीकल्स जो 15 साल से पुरानी है, अब उनको फ्यूल नहीं दिया जाएगा दिल्ली में। ये इसमें सीएनजी व्हीकल्स को एग्ज़ेम्प्टेड किया गया है, वहीं इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, एमसीडी के द्वारा। फ्यूल स्टेशंस पे आपको एएनपीआर कैमरास लगे हुए मिलेंगे। अब एएनपीआर न्यूज़ में है तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म। इसकी फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। इसमें पेनल्टी भी है जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के तहत दिया जाएगा, जो लगभग 5,000 से 10,000 तक का फाइन होगा। इसका रीज़न पता होना चाहिए कि एयर पॉल्यूशन को कर्ब करने के लिए किया गया है और ये ऑर्डर है एनजीटी 2015 और सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऑर्डर पे बेस्ड है। आपको अब यहाँ पर एनजीटी के बारे में पता होना चाहिए, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसके चेयरपर्सन हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। अगर इसके क्रिटिसिज्म की बात करें तो ये अफेक्ट करता है पुअर और स्मॉल व्हीकल्स ओनर को। वहीं इसमें पीयूसी सर्टिफिकेट वाले व्हीकल्स की कोई ज़िक्र नहीं की गई है। ये जो दिख रही मोहतरमा है, इनका नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम हैं। अगर दिल्ली के गवर्नर की बात करें तो श्री वीके सक्सेना यहाँ के गवर्नर हैं। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर यूपीज़ के होते हैं और गवर्नर शब्द का उपयोग केवल स्टेट्स के लिए किया जाता है। अगर आपको दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड सिटी की बात करें तो वो है बिर्नीहाट। बिर्नीहाट आपको मेघालय में पड़ेगा। बता दें आपको मेघालय के बारे में, तो मेघालय की कैपिटल शिलांग है, वहीं यहाँ के सीएम कॉनरेड संगमा हैं और गवर्नर हैं सीएच विजयशंकर। ये बात अब आप याद रखेंगे। तो ये थे इससे बनने वाले मुख्य समाचार। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर सर्बानंद सोनोवाल यानी जो जहाज रानी मंत्री हैं, उन्होंने पहली बार इनॉग्रेट किया है एशियान इंडिया क्रूज़ डायलॉग। बता दें आपको कि सर्बानंद सोनोवाल ने इसे चेन्नई से इनॉग्रेट किया है, ये भी आप याद रखेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। अब ये मीटिंग जो है होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा और सभी एशियन मेंबर्स के द्वारा ये अटेंड किया गया था। आपको बता दें कि इस डायलॉग का एम है मैरीटाइम कोऑपरेशन को बढ़ाना, साथ ही साथ क्रूज़ कनेक्टिविटी को एनहांस करना और सस्टेनेबल टूरिज़्म को प्रमोट करना इंडो पैसिफिक रीजन में। तो ये थे इससे बनने वाले सवाल। लेकिन अब आपको एशियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका फुल फॉर्म है, जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछा जा चुका है। इसके टोटल 10 मेंबर्स हैं, जिसमें 2 ऑब्जर्वर हैं। 10 के अलावा 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं जिनका नाम है पपुआ न्यू गिनी और तिमोर लेस्टे। 10 मेंबर स्टेट्स का नाम आपको याद होना चाहिए, जिनका नाम है ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये बता दें आपको कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है।
तो ये थे इससे बनने वाले आपके करंट अफेयर। मणिपाल एकेडमिक ऑफ हायर एजुकेशन, जो मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का यूनिट है, उसने इंटरनेशनल रॉकेट इंजीनियरिंग कंपटीशन 2025 जो कि मिडलैंड टेक्सास में हुआ है, वहां पर दूसरा स्थान सिक्योर किया है और साथ ही साथ $750 का कैश अवार्ड जीता है। अब आपको बता दें कि 6 साल के जो तेगबीर हैं, वो यंगेस्ट माउंटेनियर बन गए हैं, जिन्होंने माउंट एल्ब्रस जो रसिया की सबसे ऊंची चोटी है, उसको फतेह कर लिया है। आपको बता दें कि माउंट एल्ब्रस रसिया ही नहीं, यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट 18,510 फीट है। अगर मीटर्स की बात करें तो 5,642 मीटर है ये। आपसे अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपको बता दें कि जो तेगबीर हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं। अब आपको यहाँ से पंजाब के सीएम का नाम भी याद होना चाहिए, जिनका नाम है भगवंत मान, और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। आपको बता दें कि 2024 में तेगबीर ने माउंट किलिमंजारो को भी फतेह किया था। माउंट किलिमंजारो को भी फतह करने वाले, और ये यंगेस्ट थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था, इसको फतेह किया था। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज से संबंधित आपको रिवाइज करा दूं। बता दें कि हिमालयन माउंटेन रेंज में सबसे ऊंचा पीक माउंट एवरेस्ट है। एंडीज माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एकनगुआ है। वहीं रॉकी माउंटेन्स में माउंट एल्बर्ट, जो नॉर्थ अमेरिका में स्थित है। वहीं एल्प्स यूरोप में स्थित है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक। यूराल माउंटेन आपको पता होगा, रशिया को भी कवर करता है ये। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट नरोद नया है। एटलस की बात करें तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है और टुबकल यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है। आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में स्थित है और माउंट कॉस्जुस्को आपको याद रखना है, माउंट कॉस्जुस्को ये जो है सबसे ऊंची चोटी है। वहीं कैकेसस माउंटेन और एशिया कॉन्टिनेंट में स्थित है और माउंट एल्ब्रस यहाँ की हाईएस्ट पीक है। अगर अलास्का की बात करें तो ये नॉर्थ अमेरिका में है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है डेनाली। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर जापान ने लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट H2A रॉकेट पर। ये याद रखना होगा आपको कि H2A रॉकेट का ये लास्ट फ्लाइट था। तो आपसे पूछा जाएगा कि वह कौन सा रॉकेट है, आखिरी रॉकेट है जिससे जापान ने अपने क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया। तो ये याद रखेंगे H2A रॉकेट। अब आइए जान लेते हैं भारत से संबंधित कुछ लॉन्च। NVS-2 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था GSLV F-15 से, जो नेविगेशन इन्हेंसमेंट के लिए लॉन्च किया गया था। व्योममित्रा जीवन LVM-3 लॉन्च व्हीकल से किया गया, जो ह्यूमन रेटेड था, यानी कि इसमें एक रोबोट को बिठाकर भेजा गया, जबकि हमें गगनयान मिशन को लॉन्च करना है। वहीं निसार यानी कि नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार, जो GSLV F-16 से भेजा गया। आपको बता दें कि नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो एक ड्यूल बैंड SAR है, क्लाइमेट डिजास्टर डेटा को पढ़ने के लिए। यह भी प्लान्ड है, अभी इस पर काम चल रहा है। वहीं अगर PSLV C61 यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 की बात करें तो इसे PSLV C61 लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था। याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बन सकता था। ये था तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, लेकिन ये मिशन फेल्ड हो गया था, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं LBM-3 को लॉन्च किया गया था LBM-3 M5 से, जो कमर्शियल ब्रॉडबैंड सैटेलाइट के लिए था। Axiom-4 आपको बता दें कि स्पेसएक्स ड्रैगन, आपसे पूछा जा सकता है ये सवाल क्योंकि शुभांशु शुक्ला काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो ये थे इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 आ गया है। बता दें आपको कि इसमें पहला रैंक USA ने हासिल किया है, जहाँ पर कि टोटल 758 यूनिकॉर्न्स। आपको यूनिकॉर्न्स की परिभाषा पहले पता होनी चाहिए। यूनिकॉर्न का मतलब होता है प्राइवेटली खोला गया स्टार्टअप कंपनी जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से अधिक हो। याद रखेंगे, $1 बिलियन से अधिक हो प्राइवेट कंपनी, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो 758 ऐसे यूनिकॉर्न खोले गए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अगर चाइना की बात करें तो वो दूसरे स्थान पे है 343 यूनिकॉर्न के साथ। वही भारत ने तीसरा स्थान ग्रहण किया है, जहाँ बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खोले गए हैं 7, मुंबई में 22 और गुरुग्राम में 27। माफ़ कीजिएगा, मुंबई में 22 हैं और गुरुग्राम में 27 है, यानी कि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खोले गए हैं इंडिया। वहीं अगर दूसरे कंट्रीज़ की बात करें तो यूके चौथे स्थान पे, जर्मनी 5वें पे, छठे पे फ्रांस, 7वें पे कनाडा, इज़राइल 8वें पर, 9वें पर साउथ कोरिया
और 9वां पर ही सिंगापुर ही है, यानी दोनों के स्टार्टअप्स बराबर हैं। आपको बता दें कि ये हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट पब्लिश करता है। आपसे ये भी सवाल पूछा जाएगा कि ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये आपको याद रखना है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। तो याद रखेंगे भारत का स्थान तीसरे नंबर पर है, वहीं यहाँ पर टोटल 64 स्टार्टअप्स हुए हैं, जहाँ पर गुरुग्राम में सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडियन नेवी ने इंडक्ट कर लिया है स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी, जिसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ कमीशन कर लिया है आईएनएस तमाल के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। आपको बता दें कि ये जो स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये प्रोजेक्ट 17 ए के तहत बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 17 ए को कुछ दिन पहले ही अभी मैंने रिवाइज़ करवाया है। स्टेल्थ का मतलब भी मैं आपको फिर से बता दूँ कि स्टेल्थ यानी जो रडार के घेरे में ना आए, यानी ये रडार में भी पकड़ा नहीं जाएगा। आपका कितना भी मॉडर्न रडार हो, उसमें ये नज़र नहीं आएगा। ये बता दें कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल दोनों के लिए है ये। चाहे वार हो रहा हो या फिर किसी तरह की दिक्कत हो, वहाँ पर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। ये एक प्रेडिसेसर है स्टीमशिप का। उदयगिरी स्टीमशिप थी पहले 2007 में, जिसे डीकमीशन किया गया था। याद रखेंगे, इतनी सारी बातें इससे आपसे बन सकती हैं। हिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स, जिसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। साथ ही साथ डीआईसी यानी डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने भारत 2 प्लेटफ़ॉर्म को लॉन्च किया है। इसका मकसद है, और ये एक अपग्रेडेड वर्ज़न है माई भारत का, जो 2023 में लॉन्च हुआ था। इसका मकसद है डिजिटली एम्पावर करना और कनेक्ट करना इंडियन यूथ्स को। साथ ही साथ आप आखिरी न्यूज़ की ओर जान लीजिए कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे 2 जुलाई को मनाया गया, जिसकी थीम थी चैंपियनिंग फेयर प्ले रिपोर्टिंग विथ इंटीग्रिटी एंड इम्पैक्ट। तो ये थे 3 जुलाई के करंट अफेयर जो आपने मेरे साथ पढ़ा। दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। आपके मन में किसी भी तरह का डाउट हो या किसी भी तरह का प्रश्न हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।